सामने वाले की जाइटर की आवाज़ सुनते ही फू ये का ध्यान उस तरफ गया। उसे मानना पड़ा कि इस अहंकारी लड़के में थोड़ी बहुत प्रतिभा तो थी, धुन भी ठीक-ठाक थी, लेकिन उस संगीत में आत्मा और गहराई की भारी कमी थी। संगीत कला का परम ज्ञान हासिल कर चुके ग्रैंड मास्टर के तौर पर फूये को लगा कि इस लड़के को थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। धुन ठीक है, बजाया भी बुरा नहीं, पर इसमें कोई भावना या एहसास महसूस नहीं हो रहा। छोटे भाई, अभी तुम्हें बहुत साधना करनी पड़ेगी। फूये ने मन ही मन सोचा। लगभग 5 मिनट बाद उस लड़के की धुन खत्म हुई। क्लासरूम के बाकी छात्र छात्राएं उसकी तरफ तारीफ और रश्क भरी नजरों से देखने लगे। आखिरकार अपने दम पर कोई नई धुन बना लेना ही यह साबित करने के लिए काफी था कि उसका संगीत का स्तर बाकी छात्रों से कहीं ऊपर था। कहो नया लड़के, क्या मेरी इस अद्भुत धुन ने तुम्हें घुटनों पर ला दिया? वह घमंडी लड़का अपनी जीत पर इतरा रहा था, लेकिन फूये ने सिर हिलाते हुए बस एक बेबस सी आह भरी। धुन बुरी नहीं है, लेकिन इसमें कोई आत्मा नहीं है। संगीत छेड़ने से पहले तुम्हें अपने दिमाग और दिल को शांत करना सीखना चाहिए। फू ये ने सीधे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर उंगली रख दी। वह लड़का इतना उतावला था कि कई सुरों के पीछे छिपे असली भाव और अर्थ को लांग गया था। ग्रैंड परफेक्शन स्तर का संगीत महारथी होने के नाते फू ये ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपनी मॉडर्न वर्ल्ड की कौन सी अमर धुन यहां छेड़ने वाला है। सामने वाला लड़का गुस्से से लाल पीला होकर फिर से मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन फू ये ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। झिंग झिंग झन। जैसे ही फू ये की उंगलियां एंशिएंट जाइटर के तारों पर थिरकी, एक भयानक, दम घोंटने वाली और जानलेवा किलिंग इंटेंट की लहर ने पूरे क्लासरूम को अपनी जकड़ में ले लिया। जी हां, फू ये जो धुन बजाने जा रहा था वह उसकी पिछली दुनिया की सबसे खौफनाक और महान युद्ध धुनों में से एक थी। 10 तरफा चक्रव्यूह, एक खौफनाक और बर्फीली कटार सी चुभने वाली पूरे कमरे में फैल गई। क्लासरूम में बैठा हर एक छात्र खौफ के मारे थर-थर कांपने लगा और किसी की भी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे बस टकटकी लगाए देखते रहे, जबकि वह जानलेवा ठंडक उनकी रूह को चीरती हुई गुजर रही थी। जो छात्र पहले फू ये का मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे थे, वे अब डर के मारे कांप रहे थे और हिलने डुलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि फू ये के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जानलेवा और खौफनाक माहौल तो बस उसकी अपनी असीम ताकत और सिस्टम से हासिल की हुई ग्रैंड परफेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट की हल्की सी झलक थी, जो बजाते वक्त अनजाने में बाहर छलक आई थी। आखिरकार वह एक अजेय योद्धा था और उसकी तलवारबाजी की धार इतनी तेज थी, तो संगीत में थोड़ा खौफ और धार होना तो स्वाभाविक ही था। फू ये अभी अपनी धुन के शबाब पर ही था कि तभी क्लासरूम का भारी दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कदम रखने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि इस यूएक्स स्वान एकेडमी की मालकिन और डायरेक्टर तांग युएहुआ थी। दरवाजा खुलते ही संगीत की लहरों के साथ बहती हुई वह खौफनाक और बर्फ जैसी ठंडी किलिंग इंटेंट सीधे तांग युएहुआ के सीने से आ टकराई। तांग युएहुआ का दिल दहल गया और उसने तुरंत नजरें उठाकर उस बेंच की तरफ देखा जहां फूये बैठकर पूरी लीनता से घुजेंग बजा रहा था। फू ये अपनी ही धुन में खोया हुआ था। पुरानी जिंदगी में उसे एंशिएंट जाइटर का संगीत कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन आज उसे इस शास्त्रीय संगीत में एक अजीब सा अनोखा सुकून और नशा महसूस हो रहा था। क्लास के बाकी छात्र धीरे धीरे इस जादुई और महागाठा जैसे माहौल में पूरी तरह समा चुके थे। उनके जिस्म का कांपना बंद हो चुका था और अब वे डरने के बजाय इस महासंगीत के हर एक स्वर का आनंद ले रहे थे। बचपन से ही संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकारी में महारत हासिल करने वाली तांग युएहुआ के लिए यह पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि यह कोई मामूली धुन नहीं है। उसकी पारखी नजरों ने तुरंत ताड़ लिया कि हवा में तैरती यह जानलेवा ऊर्जा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गहरी परख रखने वाली तांग युएहुआ हिम्मत करके आगे बढ़ी और क्लास के बीचों बीच अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी होकर फूये का यह अद्भुत संगीत सुनने लगी। 10 तरफा चक्रव्यूह की यह कालजयी धुन लगभग 5 मिनट तक गूंजती रही। जब आखिरी सुर शांत हुआ तब भी क्लास का कोई छात्र अपने होश में नहीं आ सका। वे सब मानो किसी काली अमावस की रात के युद्ध क्षेत्र में खड़े थे, जहां चारों तरफ से हजारों घोड़ों की टापों की गूंज, तलवारों की खनक और योद्धाओं की भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी क्लासरूम के सबसे आगे से ताली बजने की एक साफ आवाज गूंजी। फू ये ने मुड़कर देखा। तांग युएहुआ न जाने कब से वहीं खड़ी होकर पूरे दिल से उसके लिए तालियां बजा रही थी। वह लगभग 5 फीट 8 इंच लंबी थी और उसने एक चांदी जैसी चमकदार और खूबसूरत लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी। उसके हल्के नीले बाल पीछे की तरफ बड़ी ही नजाकत और सलीके से बंधे हुए थे। उसकी धुंधली सी आंखों में एक अजीब सा अपनापन और गर्माहट थी और उसके बेहद हसीन मासूम चेहरे को देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। जनाब, आपकी यह धुन सच में अद्भुत और अतुलनीय है। आपकी इस महारत ने मुझे बेहद हैरान कर दिया है। तांग युएहुआ धीरे से मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ी। उसने आज तक यूएक्स-1 एकेडमी में इस नौजवान को कभी नहीं देखा था। आखिरकार अगर किसी बड़े से बड़े नवाब या शाही घराने को भी अपने बच्चों का दाखिला यहां कराना होता तो तांग युएहुआ की खुद की मंजूरी लेना लाजमी था। और उसके सामने खड़ा यह बेहद हसीन, रौबदार और बेमिसाल शख्सियत वाला नौजवान यकीनन किसी सीधे या सीधे साधे रास्ते से तो अंदर नहीं आया था। युएहुआ दीदी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मेरा नाम फूये है। बिना बताए इस तरह चले आने के लिए माफी चाहता हूं। उम्मीद है आप दिल पर नहीं लेंगी। जैसे ही तांग युएहुआ ने उसे जनाब कहकर पुकारा, फू ये ताड़ गया कि इस चतुर हसीना ने अंदाजा लगा लिया है कि वह बिना किसी एडमिशन या कागजी कार्रवाई के सीधे अंदर घुसा है। लेकिन फू ये को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। अंदर आ गया तो आ गया। न तो उसने कोई गुंडागर्दी की थी और न ही किसी को नुकसान पहुंचाया था। बस एक क्लास में बैठकर संगीत ही तो सुन रहा था। और वैसे भी लड़की पटाने का तो पहला नियम ही यही है, हिम्मत रखो, दिमाग लगाओ और थोड़ी बेशर्मी दिखाओ। कोई भी रिश्ता रातों रात नहीं बनता। वक्त के साथ आना जाना रहेगा तो प्यार का धागा अपने आप पक्का होता चला जाएगा। जो आया सो मेहमान। वैसे भी आपकी संगीत कला मेरे से जरा भी कम नहीं है। आपके यहां होने से मेरा काम थोड़ा आसान ही हो जाएगा, तांग युएहुआ ने नजाकत से कहा। फू ये ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी।
ये क्या कह रही है? मेरे होने से इसका काम आसान कैसे हो जाएगा? शाओ झांग, जरा फू ये जी की गूंजें उठाओ और सामने स्टेज पर रख दो। आज से फू ये और मैं मिलकर तुम सबको संगीत सिखाएंगे। नीचे बैठे छात्रों के मुंह फटे के फटे रह गए। क्या? फू ये का तो दिमाग ही घूम गया। संगीत की यह क्लास पूरे 2 घंटे यानी लगभग आधी सुबह तक चलने वाली थी। अपनी पुरानी जिंदगी में पढ़ाई और क्लास के नाम पर फू ये हमेशा आखिरी बेंच पर मुंह ढककर सोने वाला बंदा रहा था और आज इसे सीधे मास्टर की कुर्सी पर बिठा दिया गया था। फू ये मन ही मन रो पड़ा, इससे अच्छा तो मैं सो ही जाता। लेकिन चूंकि तांग युए हुआ ठीक बगल में बैठी थी, इसलिए फू ये ज्यादा से ज्यादा 2-4 उबासियां ही ले सकता था। आखिरकार नीचे बैठी दर्जनों आंखें उसी को घूर रही थीं, तो सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चलिए, आज सुबह की हमारी संगीत की क्लास यहीं खत्म होती है। दोपहर में टीचरली आप सभी को पेंटिंग और कैलीग्राफी का अभ्यास करवाएंगे, तो सब अपनी तैयारी रखिएगा। तांग युएहुआ ने क्लास को संभालते हुए आखिरी घोषणा की। तांग युएहुआ छात्रों को सिखाते समय बेहद गंभीर और कड़क रहती थी, बिल्कुल फूये कि पुरानी दुनिया के उन सख्त मास्टरों की तरह। फूये ने एक लंबी उबासी ली। वैसे तो उसे कभी नींद या थकान महसूस नहीं होती थी, लेकिन आज की इस बोरिंग क्लास ने उसे बुरी तरह थका दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो वह पढ़ाई लिखाई के लिए बना ही नहीं था। सिस्टम के चीट कोड्स का मजा लेकर अजय बने रहना ही सबसे बेहतरीन था। हालांकि आलस करना अलग बात थी और काबिलियत ना होना अलग। फूये को तो ये क्लास इसलिए उबाऊ लग रही थी क्योंकि सिस्टम से उसे पहले ही मैक्स लेवल का संगीत ज्ञान मिल चुका था। अगर सिस्टम न होता तो शायद वह इतनी आसानी से बेफिक्र होकर सो भी ना पाता। फूये, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें युक्सुआन में ज्वाइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करने ले चलती हूँ। तांग युए हुआ उठी और फूये भी धीरे धीरे उसके पीछे हो लिया। ज्वाइनिंग? कैसी ज्वाइनिंग? फूये का दिमाग घूम गया। 3 मिनट बाद जब फूये तांग युएहुआ के साथ एक बेहद खूबसूरत और आलीशान ऑफिस में पहुंचा, तो तांग युएहुआ ने अलमारी से एक छपा हुआ कागज निकाला। ज्वाइनिंग फॉर्म? ये क्या चक्कर है? क्या मुझे यहां नौकरी करनी पड़ेगी? तुम यहां हमारे युक्सुआन में बतौर टीचर ज्वाइन करने नहीं आए थे क्या? इस बार तांग युएहुआ खुद हैरान रह गई। अगर ये बंदा छात्र नहीं है और टीचर भी नहीं बनना चाहता, तो यहां करने क्या आया है? क्या एकेडमी में दादागिरी करने आया था? अरे अरे, नहीं नहीं, मैं तो यहां टीचर बनने ही आया हूं। फूये ने तुरंत बात संभाल ली। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब युक्सुआन में हमें मिलाकर कुल 4 ही टीचर्स हैं? फूये ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। तांग युएहुआ ने उसकी बात सुनकर सर हिलाया। हाँ, क्योंकि यहां ज्यादा छात्र नहीं हैं। हालांकि मैं इस एकेडमी की फाउंडर हूं, लेकिन मेरा मुख्य काम छात्रों का अंदाज, बात करने का तरीका, तहजीब और जाइटर सिखाना है। बाकी चित्रकारी और लिखावट वगैरह 2 अन्य टीचर्स पढ़ाते हैं। फूये ने समझदारी में सर हिलाया। आखिरकार तांग युएहुआ सिर्फ एक रैंक 9 सोल मास्टर थी। उसकी ऊर्जा और ताकत वैसे ही बहुत सीमित थी। तो मेरा क्या रोल रहेगा? क्या मैं आपका छोटा सा असिस्टेंट बनकर रहूं? फूये की बात सुनकर तांग युएहुआ के खूबसूरत होंठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान तैर गई। हूं, एक तरह से असिस्टेंट ही समझो। वैसे भी तुम्हारे आने से मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तांग युएहुआ ने खिड़की से आती गुनगुनी धूप की तरफ मुंह करके एक अद्भुत अंगड़ाई ली। उसके नाजुक और हसीन चेहरे पर सुकून की एक दिलकश चमक छा गई। उसकी आंखों में एक बेफिक्र सुकून था। वैसे मुझे अभी तक तुम्हारी सोल पावर लेवल और मार्शल स्पिरिट के बारे में नहीं पता। क्या मुझे बताना पसंद करोगे? फू ये के मुंह से बार बार दीदी सुनना तांग युएहुआ के दिल को अंदर तक छू रहा था। भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपने पीछे पीछे घूमते हुए एक बेहद खूबसूरत, हैंडसम और परफेक्ट बॉडी वाले छोटे भाई के मुंह से खुद को दीदी सुनना पसंद न करे? आखिरकार तांग युएहुआ भी तो अभी 21 साल की एक नाजुक सी हसीना ही थी, जिसके दिल में मीठी और हसीन मोहब्बत के अनगिनत ख्वाब पल रहे थे। मैं तो अभी 18 साल का हूं। मार्शल स्पिरिट मेरी तलवार है और सोल पावर ठीक ठाक ही समझो। फू ये ने गोल मोल जवाब दिया, पर उसने झूठ भी नहीं बोला था। आखिरकार उसकी ताकत पूरी डॉलो डालू की दुनिया को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त यानी ठीक ठाक ही थी। तुम सिर्फ 18 साल के हो? तांग युएहुआ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसकी पारखी नजर के हिसाब से फू ये को कम से कम 20 साल का होना चाहिए था। हाँ ना, 18 का पूरा होने में भी अभी 6 महीने बाकी हैं। फू ये ने बेबसी जताई। दरअसल उसकी खौफनाक और बेमिसाल सोल पावर की वजह से उसका शरीर अपनी असली उम्र से थोड़ा ज्यादा परिपक्व दिखता था। वैसे युएहुआ दीदी, आप कितने साल की हो? मुझे तो लगता है आप भी मेरी ही उम्र की होगी। किसी लड़की से उसकी उम्र पूछना बहुत बदतमीजी होती है मिस्टर। सोफे पर टेक लगाकर बैठी तांग युएहुआ ने फू ये की बात सुनकर उसे प्यार से घूरते हुए एक तीखी नजर दी। भला कोई लड़की से इतने सीधे सीधे उसकी उम्र पूछता है क्या? फू ये उसकी इस तीखी नजर पर बेफिक्र होकर मुस्कुरा दिया। वह सीधे तांग युएहुआ के ठीक बगल में सोफे पर बैठ गया। इससे पहले कि तांग युएहुआ कुछ समझ पाती या पीछे हटती, फू ये ने झटके से उसका नाजुक गोरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसने अपनी उंगलियों को तांग युएहुआ की उंगलियों के बीच पिरोया और उनके जुड़े हुए हाथों को धीरे से उठाकर तांग युएहुआ की आंखों के सामने ले आया। युएहुआ दीदी के हाथ कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल मेरे हाथों की तरह। मेरा अंदाजा है कि युएहुआ दीदी भी अभी सिर्फ 18 साल की ही हैं, है ना? फूये का यह पूरा पैंतरा इतना सहज, तेज और गजब का था कि तांग युएहुआ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फूये की जुबान से जैसे शहद टपक रहा था। हालांकि उसकी यह हरकत थोड़ी साहसी और बेबाक जरूर थी। फूये की यह हरकत भले ही थोड़ी बेबाक और सीमा लांघने वाली थी, लेकिन तांग युएहुआ के दिल में फूये के लिए पहले से ही एक खास खिंचाव और जगह बन चुकी थी। फूये ने अपने सिस्टम डिस्प्ले पर एक नजर डाली। तांग युएहुआ का अफेक्शन लेवल 55%,
हम अच्छे दोस्त हैं। अगर दिल में जरा सा भी झुकाव ना होता तो तांग युए हुआ कभी भी फू ये को युग सुआन में टीचर बनने का न्योता नहीं देती। आखिरकार फू ये का यह गॉड लेवल गुड लुक्स और कातिलाना अंदाज कोई मजाक थोड़े ही था। इससे पहले कि तांग युए हुआ कुछ बोल पाती, फू ये ने नजाकत से उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी हथेली को फैलाकर दोनों की नजर के सामने रख दिया। युए हुआ दीदी, आपको पता है, यह आपकी करियर लाइन है। ये नीचे से शुरू होकर सीधे ऊपर जा रही है, जिसका मतलब है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने युक्सुआन जैसी शानदार एकेडमी खड़ी कर दी। फू, ये भले ही लड़कियों का दिल पूरी तरह पढ़ना ना जानता हो, लेकिन बात का बतंगड़ बनाकर माहौल जमाना उसे बखूबी आता था। तांग युएहुआ का कद 1.73 मीटर था, जबकि फू ये खुद 1.85 मीटर लंबा था। उसकी नजर में तांग युएहुआ एक नाजुक सी छोटी बहन जैसी लग रही थी। और यह वाली रेखा क्या है? ये तो बहुत लंबी है। तांग युएहुआ ने अपनी हथेली की तरफ इशारा करते हुए उत्सुकता से पूछा। यह आपकी लाइफलाइन है दीदी? इसका मतलब आप 100 साल से भी ज्यादा लंबी और खुशहाल जिंदगी जिएंगी। बातें करते करते फूये ने बड़ी चालाकी से अपना दायां हाथ तांग युएहुआ के कंधे पर टिका दिया। लड़की पटाने में फूये हमेशा सही मौके का इंतजार करता था। जब तक दूरी मिटेगी नहीं, तब तक मोहब्बत की शुरुआत कैसे होगी? ताकत का रोब दिखाना या पैसे फेंकना? ये तो बहुत निचले दर्जे के तरीके थे। दोनों के बीच काफी लंबी और गहरी बातचीत हुई। फू ये ने उसे अपनी दुनिया की कई मजेदार कहानियां सुनाई, तो वहीं तांग युएहुआ ने भी अपने दिल में छिपे दर्द और तकलीफें फू ये के सामने उड़ेल दी। बातों बातों में 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फू ये तांग युएहुआ को अपनी बाहों में थामे बैठा रहा। इस दौरान उसने कोई अश्लील या गलत हरकत नहीं की। आखिरकार प्यार तो एहसास का नाम है। किसी लड़की का दिल जीतना हो तो नजदीकियों और फासलों का सही संतुलन बनाना आना चाहिए। फू ये बार बार अपना सिर तांग युएहुआ के कंधे पर टिका देता, जिससे तांग युएहुआ का चेहरा मारे शर्म के एकदम लाल हो जाता। फू ये मर्यादा की लकीर कभी पार नहीं करता था, लेकिन लकीर के बिल्कुल पास जाकर लगातार नए नए दांव खेलता रहता था। कभी उसके गोरे गालों को सहला देना, तो कभी उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाकर मीठी बातें कह देना। ऐसी छोटी छोटी हरकतें प्यार की आग को भड़काने के लिए काफी थीं। बेशक अगर कोई इंसान बदसूरत, मोटा या गंजा हो, तो फू ये उसे सीधे पैसे का रोब दिखाने की सलाह देता। लेकिन फू ये ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसकी शक्ल और शख्सियत किसी देवदूत जैसी बेमिसाल थी, क्योंकि सिस्टम ने उसकी शक्लो सूरत और रुतबे को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। अगर उसकी जगह कोई और होता जो सिर्फ बातें बनाने में उस्ताद होता और तांग युएहुआ के साथ ऐसी हरकतों की जुर्रत करता, तो बाहर खड़े गार्डों के भले और डंडे पलक झपकते ही उसकी हड्डियां तोड़ देते। तांग युएहुआ की सोल पावर भले ही कमजोर रही हो, लेकिन वह हेवन डोम एम्पायर की सम्मानित मेहमान थी और दुनिया के नंबर 1 सेक्ट क्लियर स्काई सेक्ट की सगी बेटी भी थी। ढलते हुए सूरज की लालिमा देखकर फू ये को लगा कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले अपनी इस नई टीचर दीदी को थोड़ा और छेड़े बिना जाना भला उसे कैसे मंजूर होता? वैसे फू ये, सच सच बताओ, तुम्हारी असली ताकत और लेवल क्या है? तांग युएहुआ का चेहरा मारे शर्म के लाल हो रहा था। उसने आज तक किसी मर्द के लिए अपने दिल में ऐसा अजीब और अनूठा एहसास महसूस नहीं किया था। उसे खुद समझ नहीं आया कि बातें करते करते वह कब से इस नौजवान की बाहों में सिमटी बैठी थी। युएहुआ दीदी, किसी मर्द से उसकी सोल पावर का लेवल पूछना भी बहुत बदतमीजी माना जाता है, समझे? फू ये ने शरारत से कहा। फू ये की बात सुनते ही तांग युएहुआ ने मुंह बनाकर अपना चेहरा बाईं तरफ मोड़ लिया, मानो गुस्से में आकर उसे बात ही नहीं करना चाहती हो। लेकिन फू ये भी किस मिट्टी का बना था? जो लड़की उसकी बाहों में समाई हो, वह भला उसे नजरअंदाज कैसे कर सकती थी? फू ये ने उसके कंधे पर टिके अपने बाईं हाथ से तांग युएहुआ की नाजुक ठुड्डी को पकड़ा और उसके गुलाबी लाल सुरख चेहरे को धीरे से अपनी तरफ घुमा लिया। जब तांग युएहुआ ने फू ये के हसीन चेहरे को अपने इतने करीब आते देखा, तो उसका दिल धक धक करने लगा। उसके दिमाग में जैसे दो छोटे छोटे फरिश्ते, एक सफेद और एक काला, आपस में भिड़ गए हों। सफेद फरिश्ता, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम इससे 7-8 साल बड़ी हो, यह सब ठीक नहीं है। काला फरिश्ता, क्यों ठीक नहीं है? 8 साल छोटी उम्र हुई तो क्या हुआ? क्या बड़ी उम्र की लड़कियों को मीठी मोहब्बत करने का हक नहीं है? ऐ सफेद चोगा पहने ढोंगी, दफा हो यहां से और बाहर से दरवाजा बंद कर दे। तांग युएहुआ ने घबराहट और शर्म के मारे अपनी आंखें कसकर मूंद लीं और उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। बचपन से ही परिवार के सख्त कायदे कानूनों में पली बड़ी तांग युएहुआ को यह तक नहीं पता था कि किसी से प्यार करने का असली एहसास कैसा होता है। उसने आज तक अगर किसी मर्द की इज्जत की थी या जिसे अपना आदर्श माना था, तो वह उसका सगा भाई तांगहाओ था, जो कम उम्र में ही सेक्ट का सबसे बेहतरीन योद्धा बन चुका था। और तांगहाओ ही अपनी उम्र के सभी युवाओं में सबसे ताकतवर था, इसलिए उसने अपने सेक्ट के किसी दूसरे लड़के पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। यूएक्स1 एकेडमी की शुरुआत करने के बाद उसने खुद पर और भी सख्त नियम लागू कर दिए थे। हालांकि उसके दिल के किसी कोने में एक ऐसे सहारे की चाहत जरूर थी जिस पर वह भरोसा कर सके, लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई मिला ही नहीं था जिससे वह प्यार कर पाती। युएहुआ दीदी, आंखें क्यों बंद कर रखी हैं आपने? आपके गाल पर जो बाल उलझा हुआ था वो तो मैंने हटा दिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन, सुसिच्चयन तांग। युएहुआ का अफेक्शन लेवल 69%। आखिरकार तांग युएहुआ ने फू ये का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए युक्सुआन के दरवाजे से बाहर निकाल फेंका, और यह पूरा नजारा क्लास लेने आ रहे छात्रों ने अपनी आंखों से साफ साफ देख लिया। वाह फू, ये भैया और युएहुआ मैडम के बीच तो बड़ी तगड़ी केमिस्ट्री लग रही है।
अरे देखो, मैडम का चेहरा कितना लाल हो गया है। कहीं वो फू ये भैया के प्यार में तो नहीं पड़ गई? भाई मान गए तुझे। युक्सुआन की मैडम को ही पटा लिया। मेरे पापा बहुत पहले ही गुजर गए थे। अगर फू ये भाई को ऐतराज ना हो तो मैं आज से उन्हें अपना। अरे मुंह बंद रख अपना बेवकूफ। कुछ तो सोच समझ कर बोल, हमारे पापा तो अभी सिर्फ 30 साल के हैं। दरवाजे के बाहर खड़ा फूये तांग युए हुआ के गुस्से से भरे मासूम चेहरे को देख रहा था। उसे लगा कि चिढ़ी हुई तांग युए हुआ सच में बेहद क्यूट लग रही है। लेकिन खैर, जितनी भी क्यूट हो, अभी तो इसे पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता। उसे छेड़ छेड़ कर फूये का खुद का दिल भी बहक चुका था। इसलिए उसने सोचा कि रात को घर लौटकर अपनी नटखट और मासूम आहिन के साथ ही अपने प्यार के रिश्ते को और गहरा करेगा। जहां तक दोबारा युक्सुआन आने का सवाल था, उसने तांग युए हुआ से पहले ही तय कर लिया था कि वह परसों दोपहर को आएगा। आखिरकार यहाँ के छात्रों को बहुत सी चीजें सीखनी होती थीं। व्यवहार और अंदाज की ट्रेनिंग तो तांग युए हुआ को खुद ही देनी पड़ती। फूये को तो बस तब आना था जब जिधर की क्लास हो, ताकि तांग युए हुआ का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये युक्सुआन में सैलरी और सहूलियतें बड़ी जबरदस्त थीं। फू ये जैसे एक मामूली असिस्टेंट को भी तांग युए हुआ ने 1500 गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स महीना देना तय किया था। आम लोगों के लिए यह भले ही बहुत बड़ी रकम हो, लेकिन अनलिमिटेड पैसे वाले फू ये के लिए इस सैलरी की कोई औकात नहीं थी। पैसों से ज्यादा वह तांग युए हुआ के दिल के करीब जाना चाहता था। वैसे भी तांग हाओ जैसा बेवकूफ इंसान तो यहां आने से रहा। फू ये ने प्लान बना लिया था कि जब वह तांग युए हुआ को अपने साथ क्लियर स्काई सेक्ट ले जाएगा और वहां उन घमंडी एल्डर्स से मिलेगा, तब तांग हाओ को एक बार फिर जमकर पीटेगा। रही बात तांग तांग सान की मां के लिए, फू ये ने तांग हाओ के लिए अभी से नई लड़कियां ढूंढना शुरू कर दिया था। आखिरकार उसके सिस्टम स्टोर में तो हर तरह की चीजें मिलती थीं, चाहे सभ्य हों या असभ्य। कहावत है कि छोटे मोटे बदलाव भले हो जाएं, लेकिन इतिहास की बड़ी घटनाएं नहीं बदलती। जब तक तांग हाओ जिंदा रहेगा, तांग संग उसका बेटा बनेगा ही, और वह सही वक्त आने पर किसी न किसी से शादी करके तांग संग को जन्म देगा ही देगा। फू ये ने पहले तो मजाक मजाक में सोचा था कि तांग हाओ की जोड़ी झुकुआंग के साथ बना दी जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि यह कुछ ज्यादा ही अजीब और अतरंगी विचार हो जाएगा, इसलिए उसने इस प्लान को वहीं ड्रॉप कर दिया। आखिरकार अगर ऐसा होता तो तांग संग के पास पहला वुहुन अमर जड़ी बूटी क्यूरों तियान जियांग जू होता, और दूसरा हाओतियान हैमर। ऐसा भयानक और ताकतवर कॉम्बिनेशन पाकर तो तांगसंग दुनिया में तबाही ही मचा देता। और फिर जू डॉलो का अल्टीमेट मूव और तांगसंग का बुद्धाज फ्यूरी टांगलॉट्स मिलकर कैसा दिखता। चांद की रोशनी, बिखरी पंखुड़ियां, टूटा दिल। तांगसंग मेरी बुद्ध गुस्सा कमल छर्रे की मार झेल। बाप रे, ये नजारा तो दिमाग में सोचते ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फू ये जब वापस जीशियांग पैवेलियन पहुंचा तो आ यिन सोकर उठ चुकी थी। वह बालकनी में सोफे पर बैठी आराम से प्रकाश संश्लेषण कर रही थी। एक ब्लू सिल्वर एम्परर पौधा होने के नाते धूप सेकना उसके लिए दिल और दिमाग को तरोताजा करने का सबसे बेहतरीन तरीका था। रात के 9 बज चुके थे। फू ये बालकनी के खुले सोफे पर ओयिन को अपनी बाहों में समेटे चांद का नजारा देख रहा था। आज भले ही कोई त्योहार नहीं था, लेकिन आसमान में चांद बेहद गोल और चमकदार था। तभी फू ये के ठीक बगल में सफेद कपड़ों में एक रौबदार साया प्रकट हुआ। उसने फू ये के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई इतने शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं आने वाले कुछ दिनों तक जीशियांग पैवेलियन में न रहूं, बस तुम मेरे इस पैवेलियन का थोड़ा ध्यान रख लेना। फू ये ने बेफिक्री से जवाब दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह कौन है। लगातार 2 दिनों तक साधना में लीन रहने के बाद आखिरकार चेन शिंग होश में आ चुका था। भाई आप बेफिक्र रहें, अगर जीशियांग पैवेलियन पर कोई भी मुसीबत आई तो चेन शिंग सबसे पहले अपनी जान की बाजी लगाएगा। शुक्रिया। फू ये ने सिर हिलाया। चेन शिंग सम्मान से झुका और वहां से चला गया। उसके जाते ही फू ये ने ओयिन को अपनी गोद में उठा लिया। ओयिन अभी भी थोड़ी सहमी और नासमझ सी नजरों से उसे देख रही थी। फू ये के लबों पर एक कातिलाना मुस्कान उभरी। उसने ओयिन के कानों के पास अपना मुंह ले जाकर प्यार से फुसफुसाया, मेरी बेगम। वैसे कहावत है कि ड्रैगन स्वभाव से बेहद कामुक होते हैं, और फू ये के शरीर में तो स्वयं ड्रैगन गॉड का पवित्र खून और मार्शल स्पिरिट दौड़ रही थी। भले ही डॉलो डालू का ड्रैगन गॉड असली ब्रह्मांड के मुकाबले एक मामूली ड्रैगन ही क्यों ना हो, लेकिन इस महाद्वीप में तो वह सभी सोल बीस्ट्स का परम पूर्वज और भगवान था, और सभी सोल बीस्ट्स का निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली राजा था, बिना किसी अपवाद के। दूसरी तरफ आज के टॉर्चर रूम में भी 4 ही लोग बंधे हुए थे, लेकिन उनमें से 2 चेहरे नए थे। जहां तक पुराने 2 अफसरों की बात थी, वे तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। सुबह की भोर होने से ठीक पहले जब उन पर आखिरी बार नमक का गाढ़ा पानी डाला गया, तो वे दोनों इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सीधे मौत की आगोश में चले गए। बीबी दोंग की आंखें पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज और भी ज्यादा बर्फीली और बेरहम नजर आ रही थीं। स्पिरिट हॉल के 2 नए नवेले अफसरों के चेहरों पर खौफ की जर्द साया साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बीबी दोंग को इन गद्दारों के इस झूठे और मक्कार चेहरों पर रत्ती भर भी तरस नहीं आने वाला था। स्पिरिट हॉल का नमक खाकर अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपने वाले इन नमका हरामों की कुंडली निकालते ही बीबी दोंग ने इनकी मौत का फरमान तय कर दिया था। उसकी नीति एकदम साफ थी। अगर वे असली साजिशकर्ता का नाम उगल देते हैं तो उन्हें बिना तड़पाए एक झटके में आसान मौत दी जाएगी, लेकिन अगर वे सच छिपाते हैं तो लोहे के चाबुक से उनकी चमड़ी उधेड़ी जाएगी और मांस फटने के बाद नमक के पानी और तेजाब से उन्हें नहलाया जाएगा। जो इस टॉर्चर में मर गए वे खुश नसीब होंगे,
और जो बच गए, अगर वे अगले दिन भी मुंह नहीं खोलते तो छोटे चाकू से उनके जिस्म की बोटियां काटी जाएंगी और उनकी आंखों के सामने वे बोटियां कुत्तों को खिलाई जाएंगी। वह भी तो देखे कि इन हरामखोरों की जुबान आखिर कितनी सख्त है। सड़ाक, पट। चाबुक की एक ही भयानक मार ने स्प्रिट हॉल के एक मोटे ताजे चर्बी से भरे अफसर की पीठ की चमड़ी फाड़कर रख दी और खून की एक गहरी डरावनी धार बह निकली। आह! उस असहनीय दर्द से उस मोटे अफसर के माथे से ठंडे पसीने की नदियां बहने लगीं। सड़ाक, कड़ाक। अगला वार सीधे उसके घुटने पर पड़ा। चाबुक की जबरदस्त ताकत से उसकी घुटने की हड्डी चकनाचूर हो गई। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि बिबिदोंग के इस वार में कितनी भयानक शक्ति छिपी हुई थी। मैं बोलता हूं, मैं सब बोलता हूं, होली मेडेन बिबिदोंग, बख्श दीजिए, मैं सब बताऊंगा। जाहिर था कि यह बंदा कमजोर दिल का निकला। बिबिदोंग ने तो अभी सिर्फ 2 चाबुक ही रसीद किए थे कि उसने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म कबूल करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसकी बात सुनकर बिबिदोंग ने बस एक ठंडा सा सर हिलाया, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय वह लोहे का कोड़ा हाथ में लिए दूसरे अफसर के सामने जा खड़ी हुई। बिना एक शब्द बोले उसने सीधे चाबुक का एक वार उसके कंधे पर जड़ा। सड़ाक, चटक। कंधे की हड्डी टूटने की भयानक आवाज के साथ वह चीख पड़ा। मैं बोलता हूं, मैं सब सच सच बता दूंगा। लेकिन इस बार भी बिबिदोंग नहीं रुकी। उसने दया दिखाए बिना एक और जबरदस्त चाबुक सीधे उसकी कमर पर जा लगा। एक ही वार ने चमड़ी और मांस को चीर कर रख दिया। इसके बाद बिबिदोंग वापस उस मोटे अफसर के सामने आ खड़ी हुई। वह मोटा अफसर खौफ के मारे अपनी पैंट में ही पेशाब और टॉयलेट कर चुका था। बिबिदोंग ने नफरत से थोड़ी भौहें सिकोड़ी और बिना तरस खाए एक और जबरदस्त चाबुक सीधे उसके दाहिने कंधे पर दे मारा। कड़ाक। होली मेडिन, दया कीजिए, रहम कीजिए, यह सब यू शियाओगांग का किया धरा है। सब उसी नीच यू शियाओगांग ने करवाया है। हाँ, मैं गुनहगार हूं, मैंने काला धन लिया था, लेकिन मेरी सजा मौत तो नहीं हो सकती ना। रहम कीजिए होली मेडिन। आखिरकार बिबिदोंग को वही जवाब मिल गया था जिसे सुनने के लिए वह कब से तड़प रही थी। इसके बाद उसने अपनी नजरें दूसरे अफसर की तरफ घुमाई और बिना कुछ बोले लोहे की चाबुक से उस पर दोबारा वार करना शुरू कर दिया। सड़क। होली मेडेन, मैं भी बोलता हूं, यू शियाओगांग। उसी ने मुझे रिश्वत दी थी, उसने मुझे पैसे खिलाए और धमकी भी दी थी कि अगर मैंने फू ये के गायब होने की खबर किसी को दी तो वह मुझे मार डालेगा। वही है असली गुनहगार, उसी ने सब करवाया है। अपने सामने दोनों हाथों पैरों से अपाहिज और खून से लथपथ स्प्रिट हॉल के इन दोनों अफसरों को देखकर बिबिदोंग के खूबसूरत चेहरे पर एक बेहद जहरीली और चमकदार मुस्कान तैर गई। इसके बाद उसने पीछे खड़े उन गार्ड्स की तरफ देखा जो 10 साल पुराने स्तर के 5 से 6 खौफनाक शिकारी कुत्तों को जंजीर से पकड़े हुए थे और उनके पास खड़े उस हीलिंग सोल मास्टर पर अपनी नजरें डाली। कल रात जो 2 नमकहराम बच गए थे, अब वे किसी काम के नहीं रहे। हर 15 मिनट में उनकी एक एक बांह और टांग काटकर इन कुत्तों के आगे फेंकी जाए और इन दोनों नए गद्दारों को यह सब अपनी आंखों से देखने दो, ताकि इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए कि स्प्रिट हॉल से गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। बिबिदोंग के चेहरे की वह कातिलाना मुस्कान देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे सब मन ही मन समझ चुके थे कि अब यू शियाओगांग का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। जैसे ही बिबिदोंग ने टॉर्चर रूम का भारी दरवाजा खोला, सामने 2 लंबे और पतले साए खड़े मिले। अंकल, गोई जरा उस बेकार और निकम्मे यू शियाओगांग को मेरे पास इज्जत से ले आइए, मुझे उससे बैठकर कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। उधर जब सूरज सिर पर आ गया तब कहीं जाकर फू ये बिस्तर से बाहर निकला। शायद ड्रैगन गॉड का खून रगों में दौड़ने का ही नतीजा था कि हर सुबह उसके अंदर पौरुष और ताकत का सैलाब उमड़ता रहता था। कल रात उसने अयिन के साथ पूरी रात प्यार का खेल खेला था, लेकिन आखिरकार अयिन उस जबरदस्त ताकत को सहन नहीं कर पाई और बेसुध हो गई, जिसके बाद फूये को रुकना पड़ा। आखिरकार वह उसकी अपनी बीवी थी, वह उसके साथ जानवरों की तरह तो जबरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन इस वाकये ने फूये के दिल में कई और बीवियां बनाने के इरादे को और पक्का कर दिया। उसकी इस बेमिसाल भूख और ताकत के आगे बेचारी अकेली अयिन भला कब तक टिक पाती। उफ, ऐसी बेमिसाल ताकत भी किसी मुसीबत से कम नहीं है, फूये ने आह भरी। कल ही तो अयिन थोड़ा ठीक हुई थी और आज फिर उसकी हालत पस्त हो गई। चलो कोई बात नहीं, आज फिर से अयिन ठीक हो जाएगी, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुझे थोड़ा सब्र ही तो करना पड़ेगा। आखिरकार दुनिया में सबसे बढ़कर तो बीवी की सेहत ही है। फूये ने मन ही मन सोचा। अगर देखा जाए तो दुलुओ दलु पार्ट 1 के इस दौर में खूबसूरत और बेमिसाल टैलेंट वाली लड़कियां वैसे भी कुछ खास ज्यादा नहीं थीं। लियू एरलांग, बिबिदोंग और तांग युएहुआ जैसी गिनी चुनी ही थीं। तांग युएहुआ की सोल पावर भले ही कमजोर हो, लेकिन आखिरकार वह टैंग सान की सगी बुआ थी। भविष्य में फूये तांगसन से खुद को फूफा जी जो कहलवाने वाला था, लेकिन तभी फूये के दिमाग में अचानक एक बेहद ही बेबाक, तूफानी और साहसी ख्याल आया। लेखक, भाई तेरी हिम्मत तो देखो। हालांकि एक मॉडर्न इंसान की रूह होने के नाते फूये के लिए यह विचार उतना भी कुछ अनोखा नहीं था। आखिरकार किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। जैसे पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए मिसाल बनती है, वैसे ही इतिहास रचने के लिए किसी को तो पहला कदम उठाना ही था। इसलिए सच्चाई और अपने सुख के लिए फूये ने खुद को इस महान काम में झोंकने का फैसला कर लिया। फूये मन ही मन मुस्कुराया। मैं यानी फूये इस डोलो महाद्वीप में प्राचीन शूरवीरों की उस खास और रंगीन परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। आखिरकार कोई मामूली लड़की फूये के इस खौफनाक और असीम शरीर का भार सह ही नहीं सकती थी। वह तो सोल लैंड 3 के तांगवुलिन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और खौफनाक बन चुका था। ये तो कहो कि उसके सिस्टम में एक सीक्रेट फीचर था, लाइफ पार्टनर प्रोटेक्शन, अनचाहे गर्भधारण पर रोक, वरना आयिन अब तक पक्का उसके बच्चे की मां बन चुकी होती।
बेशक भविष्य में उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन अभी तो फूये को अपनी जिंदगी के मजे लेने थे और बेफिक्र होकर घूमना था। बच्चा अभी उसकी आजादी में रुकावट बन जाता। बिस्तर पर रजाई में दुबकी सोती हुई मासूम अयन को देखकर फू ये खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर उसके गुलाबी गालों पर एक बेहद प्यार भरा और जबरदस्त किस दे दिया। अयन ने नींद में ही अपनी मीठी आवाज में फुसफुसाया, पतिदेव थोड़ा आराम से, अयन आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ हाँ हाँ, देखना मना है, देखना मना है भाई। फू ये हंस पड़ा। अयन का पूरा इंतजाम और हिफाजत करने के बाद फू ये अपने अगले ठिकाने की तरफ निकल पड़ा, स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट। स्टारडो फॉरेस्ट सच में एक शानदार जगह थी। खास तौर पर डोलोएक के इस दौर में तो यह जंगल अपनी पूरी रंगत और ताकत पर था। यहाँ तो बाहरी इलाकों में भी हजारों साल पुराने सोल बीस्ट्स का डेरा था। फिर मध्य क्षेत्र, इनर जोन और कोर जोन की तो बात ही अलग थी। लेकिन फू ये की नजरों में ये 10,000 साल पुराने खौफनाक सोल बीस्ट्स किसी गाजर मूली से ज्यादा कुछ नहीं थे। वह यहाँ किस लिए आया था? अरे अरे, ये तो सीक्रेट है, बताया नहीं जा सकता। जहां तक स्पिरिट हॉल और युशियाओगांग का सवाल था, फू ये अभी तुरंत जाकर युशियाओगांग का हिसाब किताब चुकता नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह इस पूरी दुनिया में पहले से ही सबसे ताकतवर और अजय बन चुका था। फू ये तो पहले से ही जानता था कि क्वान शुंजी को युशियाओगांग फूटी आंख नहीं सुहाता था। लेकिन बेबी दोंग की बात ही अलग थी। फू ये सोचने लगा कि बेबी दोंग का अफेक्शन लेवल आखिर किस रफ्तार से भाग रहा था। हर बीतते दिन के साथ उसमें 1-2% की बढ़ोतरी हो रही थी। आज उसने दोपहर का पूरा वक्त तांग युएहुआ को छेड़ने में बिताया, तब जाकर उसका स्कोर थोड़ा बढ़ा था। औरतें सच में बड़ी रहस्यमयी और पेचीदा मखलूक होती हैं। फू ये ने मन ही मन कसम खाई थी कि वह बेबी दोंग को उस दर्दनाक किस्मत से हर हाल में बचाएगा। भले ही उसके इस दुनिया में आने से दुनिया की तकदीर थोड़ी डगमगा गई थी, लेकिन ओरिजिनल कहानी की उस भयानक घटना के होने में अभी 3-4 साल का वक्त बाकी था। जब से फूया ने अपने गायब होने का नाटक किया था, तब से बिबी दोंग का उसके प्रति प्यार और तड़प बिना रुके बस बढ़ती ही जा रही थी। खैर, अभी इन सब बातों का ताना बाना बुनने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो बेहतर है कि स्टारडो फॉरेस्ट के कोर जोन का एक चक्कर काटाऊं, क्या पता वहां कोई नया खजाना या मजा हाथ लग जाए। ये सोचते ही फू ये एक ही पल में हवा में ओझल हो गया। दूसरी तरफ स्पिरिट सिटी के पोप पैलेस में वही पुरानी खौफनाक और सीलन भरी टॉर्चर जेल, कोड़े की तड़ातड़ और जोरदार चीखें। ये चीख पुकार इतनी लयबद्ध और एक ढर्रे पर चल रही थी कि कोने में दुबके खड़े हुए दो बुजदिल अफसर मन ही मन सोच रहे थे, वाह क्या सुर मिला रहा है। बेबी दोंग, तुम राक्षस हो, तुम एक डायन हो। लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी कोड़ों की मार खाते हुए पूरी ताकत से चीख रहा था। लेकिन बेबी दोंग के खूबसूरत चेहरे पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसके लबों पर बस एक ठंडी और बेफिक्र मुस्कान तैर रही थी। सड़ाक, फट, सड़ाक, फट, चाबुक की मार लगातार उसके जिस्म पर पड़ रही थी और हर वार के साथ मांस की बोटियां उधड़ रही थीं। जी हां, ये खून से लथपथ गिड़गिड़ाता हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे तथाकथित ग्रैंड मास्टर ब्लू ड्रैगन सेक्ट के नवाबजादे और तांगसंग के भावी गुरु युशियाओगांग ही थे। लेकिन इस वक्त उनकी हालत इतनी दर्दनाक थी कि देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। सड़क, कड़ाक, आह। बीबी दोंग, रुक जाओ, तुम एक डायन हो, मैं ब्लू ड्रैगन सेक्ट का उत्तराधिकारी। सड़क, कड़ाक, रुको, मारना बंद करो। सड़क, फट। बेबी दोंग ने उसकी गिड़गिड़ाहट पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। बेबी दोंग ने अपने पास खड़ी 5 हीलिंग सोल मास्टर्स की तरफ अपनी जहरीली और विजयी नजरों से देखा। उसके लबों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम पांचों बारी बारी से इसका इलाज करती रहो और किसी भी कीमत पर इसे मरने मत देना। अगर यह यहां मर गया तो समझ लेना कि इसकी मौत का सारा इल्जाम मैं तुम पांचों के सिर मर दूंगी। बेबी दोंग से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी हुए पांचों हीलिंग सोल मास्टर्स खौफ के मारे थर थर कांप रही थीं। उनके लिए उस लाचार इंसान को बार बार लोहे की चाबुक से उधड़ते देखना और फिर अपनी हीलिंग पावर्स से उसके जख्मों को भरकर वापस होश में लाना बेहद खौफनाक था, क्योंकि जैसे ही वह होश में आता, होली मेडन उसे दोबारा पीट पीट कर अधमरा कर देती। बेबी दोंग पिछले पूरे 1 घंटे से बिना एक शब्द बोले बस पूरी ताकत से उस बंधे पर कोड़े बरसाए जा रही थी। दीदी, ये होली मेडन तो, सबसे छोटी हीलिंग मास्टर ने कांपते हुए फुसफुसाया। मुंह बंद रख। सबसे बड़ी बहन ने तुरंत उसे डांटा। होली मेडन जो भी कर रही हैं, सोच समझ कर ही कर रही होंगी। याद रखो बहनों, आज हम पूरे दिन अपने हॉस्टल में बैठकर साधना कर रही थी, समझी? हाँ, मंजली दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज हम पूरे दिन हॉस्टल में ही थी, हमें किसी बात की कोई खबर नहीं है। दूसरी बहन ने डरते डरते सिर हिलाया। यू शियाओगांग का पूरा शरीर चाबुक के गहरे जख्मों और फटे हुए मांस से भर चुका था। हीलिंग सोल मास्टर्स सिर्फ उसकी जान बचा सकती थीं और जख्मों को ऊपर से भर सकती थीं, लेकिन उन भयानक कोड़ों के निशान तो उसकी चमड़ी पर हमेशा हमेशा के लिए छपने वाले थे। सामने तड़पते और भयानक चीखें मारते यू शियाओगांग को देखकर बीबी दोंग ने सोचा, कहीं मैंने हाथ थोड़ा ढीला तो नहीं छोड़ दिया? ये अभी भी इतनी जोर जोर से चीख रहा है, मतलब इसमें अभी भी बहुत ताकत बाकी है। ये ख्याल दिमाग में आते ही बीबी दोंग की बर्दाश्त का बांध टूट गया। जब उसे याद आया कि उसके प्यारे फुये को इस नीच यू शियाओगांग ने पूरे 6 महीने तक जलील और प्रताड़ित किया था, तो उसके चेहरे पर एक बेहद क्रूर मुस्कान उभर आई। तुम पांचों कल से रोज सुबह 9 बजे यहां आ जाया करो और रात 9 बजे के बाद ही जाना। इसके बदले में तुम्हारी ट्रेनिंग और साधना का सारा खर्च डबल कर दिया जाएगा। बीबी दोंग ने ठंडे स्वर में हुक्म दिया। जी होली मेडन, जैसा आपका आदेश। पांचों ने एक सुर में सिर झुका दिया। उनकी बात सुनकर बीबी दोंग ने संतोष में सिर हिलाया और फिर सड़क, फट। बीबी दोंग, तुम पछताओगी, एक दिन पछताओगी। सड़क, कड़क, मैं
मैं ब्लू ड्रैगन सेट का सड़क मैं सड़क आ यू शियाओगांग की दर्दनाक चीखें उस टॉर्चर रूम की गहरी दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन बेबी दोंग के चाबुक के वार एक पल के लिए भी नहीं रुके। फुये इस समय स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट के इनर जोन में बड़े आराम से टहल रहा था। उसके शरीर से अनजाने में निकल रही ड्रैगन गॉड की खौफनाक आभा और रैंक 99 लिमिट दुलुओं का दबाव महसूस करते ही आसपास के हजारों और 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट खौफ के मारे रास्ता छोड़कर भाग खड़े हो रहे थे। इसलिए उसका रास्ता पूरी तरह साफ था। जंगल बेहद विशाल था, लेकिन फू ये की चाल भी धीमी नहीं थी। आखिरकार वो पहली बार स्टार्डो फॉरेस्ट के इतने गहरे इलाके में आया था, तो यहाँ के अनोखे माहौल और नजरों का मजा लेना तो बनता ही था। उसके शरीर से निकलने वाली ड्रैगन गॉड की हल्की सी दिव्य ऊर्जा के चलते 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी सोल बीस्ट्स दुम दबाकर रफ उचक्कर हो चुके थे। फू ये बेफिक्री से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे हवा में एक जबरदस्त और भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा की थरथराहट महसूस हुई। ओहो, माहौल काफी गर्म लग रहा है 2-1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट आपस में भिड़ गए हैं। इतनी खौफनाक और बेकाबू सोल पावर किसी मामूली जीव की तो हो ही नहीं सकती थी। इस दौर के स्टारडो फॉरेस्ट में टाइटन जाइंट ऐप और स्काई एज्योर बुल पाइथन के अलावा अगर कोई और था तो वह थी 90,000 साल पुरानी खरगोश शियाओ वो। चलो चलकर देखते हैं, शायद कुछ नया खजाना या मजा हाथ लग जाए। तमाशा देखने के मामले में फू ये तो उस्तादों का उस्ताद था। अगले ही पल उसका साया हवा में गायब हो गया। फू ये के जाते ही आसपास की झाड़ियों में छिपे सोल बीस्ट्स ने राहत की सांस ली और वापस अपने अपने ठिकानों की तरफ लौटने लगे। सोल बीस्ट ए, भगवान का शुक्र है मेरी तो जान ही निकल गई थी, मैं तो रोने ही वाला था। सोल बीस्ट बी, मुझे तो लगा आज मेरा खेल खत्म, पर यह इंसानी गॉड यहां से चला गया। तीसरा सोल बीस्ट, अरे पर तुम लोग तो इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे ना, आज इतने भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हो? स्टारडॉ फॉरेस्ट के मध्य क्षेत्र की हवा बेहद ताजा और शुद्ध थी। यहाँ के प्राचीन पेड़ हमारी पुरानी दुनिया की अमेजन के जंगलों से कहीं ज्यादा विशाल और विशालकाय थे। हर एक पेड़ इतना मोटा था कि 2-3 लोग मिलकर भी उसे अपनी बाहों में न समेट पाए। धड़ाम, चटक, तभी एक भयानक और भारी भरकम चीज के जमीन पर गिरने की गर्जना गूंजी। किसी विशालकाय जीव के गिरने से पेड़ पौधे उजड़ गए और हड्डियों के टूटने की कड़कड़ाती आवाज चारों तरफ फैल गई। हड्डियों के टूटने की वह भयानक आवाज सुनकर फू ये की नजरें आगे उठी। उसने देखा कि 2 विशालकाय दानव मिलकर एक बिल्कुल काले रंग के बाघ को पीट रहे थे, जिसके शरीर से जहरीली बैंगनी काली रोशनी निकल रही थी। वे दोनों विशालकाय दानव कोई और नहीं बल्कि टाइटन जायंट ऐप और स्काई एज्योर बुल पाइथन थे। और जहां तक उस काले बाघ का सवाल था, वह कोई मामूली जीव नहीं बल्कि खौफनाक डार्क डेविल गॉड टाइगर था। फू ये को उम्मीद नहीं थी कि इस भयानक बाघ की भिड़ंत इस जंगल के 2 सबसे बड़े राजाओं से हो जाएगी। वह एक किनारे बैठकर मजा लेने लगा। एक तरफ विशालकाय बंदर और लंबा अजगर, तो दूसरी तरफ चालाक काला बाघ। वे दोनों बेवकूफ टाइटन और एज्योर उस चालाक बाघ के इशारों पर गोल गोल घूम रहे थे, जबकि फू ये आराम से पेड़ की छाल पर बैठा मदिरा की चुस्कियां ले रहा था और भुना हुआ मुर्गा चबा रहा था। लेकिन तभी युद्ध के बीच खड़े टाइटन जायंट ऐप की नाक में कुछ अजीब सी महक गई। अरे भैया, मुझे शराब की खुशबू क्यों आ रही है? सड़ाक! स्काई एज्योर बुल पाइथन ने अपनी भारी पूंछ सीधे उसके सिर पर दे मारी। खाने पीने का भूखा जब देखो खाने की पड़ी रहती है। पहले इस जहरीले जानवर को यहां से भगाओ, वरना आगे चलकर मदर वो और शियाओ वो के लिए खतरा बन जाएगा। एज्योर बुल पाइथन को अपने इस छोटे भाई की नादानी पर तरस आ रहा था। लगता है इसे फिर से सुधारना पड़ेगा। ठीक है भैया, टाइटन जायंट ऐप ने अपना सिर सहलाते हुए उदासी से कहा। लेकिन सच में उसे शराब और रसीले भुने हुए गोश्त की बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी। सड़ाक! अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि एज्योर बुल पाइथन ने पूंछ का दूसरा वार जड़ा। मुंह क्या देख रहा है, हमला कर! हाँ हाँ आया। इन दोनों को बच्चों की तरह आपस में लड़ते भिड़ते देखकर फू ये को बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि इस कहानी की मुख्य हीरोइन शियाओ वो कहां गायब है। उसे तो तमाशा देखने का सबसे ज्यादा शौक था। तभी फू ये को अपने सवाल का जवाब मिल गया। जब वे दोनों विशालकाय जीवबाग से भिड़ने में लगे हुए थे, तभी एक बड़ी सी सफेद रंग की खरगोश, जिसके सिर पर गुलाबी रंग के मुलायम बालों का गुच्छा था, झाड़ियों से चुपके से बाहर निकली और उसने फू ये पर पीछे से छलांग लगा दी। लीजिए, एक मासूम 18 साल के नौजवान पर इस बड़ी खरगोश ने अचानक हमला कर दिया। अब इस हमले का क्या जवाब दिया जाए? फू ये के लिए तो यह बिल्कुल सोने पर सुहागा था। वह वैसे भी अपने कमरे के लिए एक मखमली तकिया और बड़ा सा सॉफ्ट टॉय ढूंढ रहा था। 2.5 मिनट के भीतर ही फू ये ने उस बेचारी खरगोश को दबोचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। ओए नटखट खरगोश, चुपचाप सीधी बैठी रहा। ज्यादा हिली डुली तो तुझे अभी भून कर आज का डिनर बना डालूंगा। ये खरगोश इंसानी रूप धारण करने से पहले की शियाओ वो थी, जो कद में फू ये से 2 गुनी बड़ी थी। फू ये की धमकी सुनते ही उसकी सारी उछलकूद गायब हो गई। अब उसमें जरा भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वह चुपचाप अपनी दूध जैसी सफेद पेट की मखमली त्वचा फू ये के टेक लगाने के लिए पेश करके बिल्कुल सीधी बैठ गई। फू ये ने उसके 2 बड़े रोएंदार पंजों को उठाकर अपने कंधों पर रख लिया। भला इतने बड़े और असली सॉफ्ट टॉय का मजा लेने से कौन इनकार कर सकता था? घूंट घूंट फू ये ने अपनी 10,000 साल पुरानी स्पिरिट वाइन का एक और घूंट लिया। उसे अंदर तक बेइंतहा सुकून महसूस हो रहा था। जब वह ब्लू स्टार में था, तब से ही उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास टेक लगाने के लिए इतना बड़ा सॉफ्ट टॉय हो। आज डॉलो डालू की दुनिया में आकर उसका यह सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। छप छप रसीले गर्मा गर्म भुने हुए मुर्गे की खुशबू, हाथ में बेहतरीन शराब और सामने इन 3 विशालकाय जानवरों का खौफनाक मुकाबला।
फू, ये समझ गया कि यहां आकर उसका समय बिल्कुल वसूल हो गया था। गुड़गुड़, गुड़गुड़। अरे, ये कैसी आवाज है? फू, ये चौंका। क्या इस खरगोश वाले तकिए में इनबिल्ट मसाज फीचर भी लगा है क्या, जो ऐसे रह रहकर धड़क रहा है? दरअसल अभी तक इंसानी रूप न धारण कर सकी ये बड़ी शियाओ वो भूख के मारे बेहाल हो रही थी। फू ये के हाथ में पकड़ा रसीला चिकन और खुशबूदार शराब देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था और उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ा रहा था। फू, ये ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मजे से चिकन चबाते हुए अपने सिस्टम स्टोर के शानदार आइटम्स को खंगालने में लग गया। सिस्टम स्टोर, लो लेवल स्लेव मार्क, कीमत 0 मुफ्त, मिड लेवल स्लेव मार्क, कीमत 0 मुफ्त, सलू कैन सतुकुसिक चस्कारी, उसको ले चाम, हाई लेवल स्लेव मार्क, कीमत 0 मुफ्त, इसानो की शय, शानी का सुपर स्लेव मार्क, कीमत 0 मुफ्त। फू, ये देखकर हैरान रह गया कि ये सुपर स्लेव मार्क 1 लाख साल से लेकर 1 मिलियन साल तक के खौफनाक सोल बीस्ट को भी अपना गुलाम बना सकता था। ये चीज तो सच में जबरदस्त है। फू ये इतने सारे मुफ्त और नायाब आइटम्स देखकर मन ही मन बेहद खुश हुआ। उसे बिना एक नया पैसा दिए फ्री शॉपिंग करने का, मार इस काम बड़ी दुआ करने का, यह मजा सबसे अलग लगता था। सामने लड़ रहे उस डार्क डेविल गॉड टाइगर की उम्र अभी लगभग 40,000 से 50,000 साल के बीच थी। फू ये ने सोचा कि इसे मारकर खत्म करने के बजाय गुलाम बनाकर अपनी सवारी बना लेना ज्यादा रौबदार और शानदार रहेगा। जहां तक उस बाघ के शरीर के अंदर मौजूद बहुमूल्य डेविल गॉड पर्ल की बात थी, तो सिस्टम स्टोर में 9,999 प्लस का अनलिमिटेड स्टॉक देखकर फू ये को समझ आ गया कि इस जानवर को फालतू में मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये चीट कोड वाला सिस्टम सच में बेमिसाल है। मिशन पूरा करने या अजीब अजीब ऑप्शंस चुनने वाले झंझट से तो लाख गुना बेहतर है कि बिना मेहनत किए सीधे सब कुछ मुफ्त में हासिल कर लो। फू ये के लब्बों पर एक शातिर और कुटिल मुस्कान तैर गई। अगर उसने इस डार्क डेविल गॉड टाइगर को अपना फालतू पालतू जानवर और सवारी बना लिया, तो फिर दूसरी दुनिया का हीरो किस चीज के सहारे अपनी किस्मत बदलेगा? पर खैर, फुये को इससे क्या फर्क पड़ता था, उसका इससे क्या लेना देना। उसने अपनी नजरें वापस उन दोनों भाइयों या स्काई एज और बुल पाइथन और टाइटन जाइंट ऐप और उस काले बाघ की जंग पर टिका दी। फू ये के हाथ में इस समय एक चमकता हुआ सुनहरा गोल्डन स्लेव मार्क आ चुका था। ये मार्क वह टाइटन, एज और पाइथन या इस नटखट शियाओ वो पर इस्तेमाल नहीं करने वाला था। आखिरकार ऐसा करने में फिर कोई मजा ही नहीं रह जाता। उसे तो इन दोनों विशालकाय भाइयों को अपनी ताकत से हराना और अपना मुरीद बनाना पसंद था। रही बात इस बेचारी शियाओ की, तो इस पर यह सब आजमाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बड़ी खरगोश भले ही बहुत उछलकूद मचाती थी, लेकिन अंदर से काफी डरपोक थी। देखिए ना, फू ये ने एक ही धमकी में इसे सीधा कर दिया था और यह आराम से उसका सोफा स्लैश तकिया बनी बैठी थी। हालांकि इस डार्क डेविल गॉड टाइगर के पास विंड, थंडर, इविल, डार्कनेस, टाइम एंड स्पेस जैसी छह भयानक शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वह इस वक्त 1 लाख साल पुराने टाइटन जाइंट ऐप और स्काई एज और बुल पाइथन का मुकाबला करने के लायक नहीं था। यहां तक कि उसकी सबसे खौफनाक एबिलिटी लाइफ एंड डेथ एरिना भी इन दोनों भाइयों के सामने बेअसर साबित होने वाली थी। यह सच है कि इंसानों के खिलाफ उसकी यह तकनीक किसी गॉड लेवल स्किल से कम नहीं थी। ये किसी भी इंसान की उम्र और ताकत घटाकर उसे वापस उसके 6 साल के बच्चे के रूप में ला खड़ी करती थी, यानी ठीक उसी उम्र में जब इंसान का मार्शल स्पिरिट पहली बार जागता है। लेकिन जब यह तकनीक अपने से कहीं ज्यादा उम्र और अनुभव वाले विशालकाय सोल बीस्ट पर इस्तेमाल की जाती, तो इसका उलटा ही नतीजा निकलता। सरल शब्दों में कहें तो यह तकनीक विरोधी की उम्र में से इस बाघ की अपनी उम्र घटा देती थी। यानी अगर 1 लाख साल का टाइटन इस एरिना में आता, तो उसकी उम्र घटकर 50,000 से 60,000 साल रह जाती, लेकिन यह बाघ खुद घटकर नन्हा नवजात बच्चा बन जाता। वह भले ही 10,000 साल का बनकर 50,000 साल के टाइटन या 80,000 से 90,000 साल के एजोर पाइथन से लड़ने की बेवकूफी करता, तो यह सीधे सीधे अपनी जान देने जैसा ही होता। आखिरकार जो भी जीव 1 लाख साल की सीमा लांघते हैं, उनकी रगों में शाही और प्राचीन राजाओं का खून दौड़ता है। भले ही उनकी उम्र आधी कर दी जाती, फिर भी यह मामूली बाघ उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। और यही वजह थी कि वह बाघ यहां आया था। दरअसल हाल ही में उसने जंगल के इस इलाके में एक सोल एम्परर रैंक 60 प्लस इंसान को भटकते देखा था। वह उसे मारकर उसका खून और मांस खाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि शिकार करने से पहले ही इस जंगल के 1 लाख साल पुराने राजा उसे ढूंढकर मार डालने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। बहुत हुआ तुम दोनों जानवरों, अपनी हद में रहो और मुझसे बार बार उलझना बंद करो। आखिरकार डार्क डेविल गॉड टाइगर के बर्दाश्त की सीमा टूट गई। वह एक महान और उच्च कोटि का जीव था, साक्षात ईविल गॉड के खून से जन्मा व्हाइट टाइगर। भला यह एक मामूली बंदर और लंबा कीड़ा लगातार कई घंटों से उसे पीटने की जुर्रत कैसे कर सकते थे? डार्क डेविल गॉड थंडर अपनी महज 50,000 साल की उम्र में ही यह बाघ इंसानी बोली बोलने में सक्षम था। उसकी आवाज सुनते ही टाइटन जायंट ऐप और स्काई एज और बुल पाइथन दोनों दंग रह गए। अरे, ये तो अभी सिर्फ 50,000 साल का है, फिर भी इंसानों की तरह बात कैसे कर रहा है? बाघ के मुंह से काले रंग की भयानक और जहरीली बिजली की लपटें बाहर निकलीं, लेकिन स्काई एज और बुल पाइथन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने दहाड़ते हुए कहा, बिजली? बिजली तो मेरे पास भी है। स्काई एज और गॉड स्लेइंग थंडर। इतनी बुद्धिमान और खतरनाक प्रजाति को अगर आज जिंदा छोड़ दिया जाता, तो भविष्य में यह पूरे जंगल के लिए तबाही का कारण बन जाता। टाइटन जायंट ऐप के पूरे शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी। उसने उस काले बाघ की जहरीली बिजली को अपने शरीर से टकराकर सीधे झेल लिया, जबकि एज और बुल पाइथन की कड़कड़ाती बिजली से वह बाघ अपनी स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करके आखिरी पल में बच निकला। इविल विंड ब्लेड।
जब उस बाघ ने देखा कि यह दोरंगी बंदर और पानी की कीचड़ वाली नागिन फिर से अपनी बड़ी एबिलिटीज इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हार मानकर भाग जाना ही समझदारी है। ये उसूल पर चलते हुए वह तुरंत मुड़ा और वहां से भागने लगा। रुक जाओ तुम दोनों, जब मैं 80,000 साल का हो जाऊंगा तब वापस आकर तुम दोनों को जिंदा चबा जाऊंगा। हरामखोर टाइटन डिवाइन फिस्ट। टाइटन जायंट अब सच में इस जंगल का राजा था। उसके एक ही खौफनाक घूंसे के वार से आसपास का पूरा स्पेस तक मरोड़ में आ गया और फटने लगा। इविल गॉड शील्ड। डार्क डेविल गॉड टाइगर के जिस्म से गाढ़ा और खौफनाक काला धुआं निकला, जिसने उसे चारों तरफ से ढक लिया और टाइटन के उस विनाशकारी घूंसे को पूरी तरह बेअसर कर दिया। हाँ, तुम दोनों अपनी उन दोनों खरगोशों का ध्यान रखो। मैं जब तब इस इलाके में आकर चक्कर लगाता रहूंगा। वह रैंक 60 इंसान और वह 90,000 साल की सॉफ्ट बोन रैबिट दोनों ही मेरे लिए बहुत लज्जिज खाना है। एक बार मैं उन्हें निगल जाऊं, उसके बाद तुम दोनों को भी एक एक करके चबा जाऊंगा और इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव बन जाऊंगा। उसकी गहरी और शातिर आंखों में एक जहरीली हंसी और मजाक साफ झलक रहा था। लेकिन ठीक उसी समय जब वह अपनी बची कुची ताकत से स्पेस अंतरिक्ष में दरार बनाकर वहां से भागने ही वाला था कि तभी हमारे फू ये ने अपना शातिर दांव खेल दिया। एक बेहद खौफनाक और असीम ताकत ने पलक झपकते ही उस बाघ के जिस्म के हर एक हिस्से को पूरी तरह लॉक कर दिया। भले ही उसके सामने स्पेस की दरार खुली हुई थी, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं हिल पा रहा था। उसके शरीर के सारे काले रोयम मारे खौफ के तुरंत खड़े हो गए, गुस्से से नहीं बल्कि मौत के उस भयानक डर से। उधर फू ये धीरे धीरे सोफे से उठा। उसकी गोद में बैठी वह बड़ी खरगोश श्याओ वो भी फूये के शरीर से निकली उस आसमानी और दिव्य ताकत को महसूस करके थर थर कांपने लगी और उसके भी मखमली सफेद रोए मारे डर के पूरे फूल गए। लेकिन सच कहें तो इस फूली हुई और नर्म खरगोश पर बैठने का मजा अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। फू ये खड़ा हुआ और अपनी नजरें उन तीनों सोल बीस्ट्स पर टिका दी जो उसकी पावर के दबाव में बिना हिले डुले जम चुके थे। फू ये का साया बिजली की रफ्तार से सीधे उस डार्क डेविल गॉड टाइगर के सामने जा पहुंचा। मेरा गुलाम बनकर जिंदा रहना पसंद करेगा या मौत? फू ये के इन 11 शब्दों ने सीधे सीधे उस बाघ का भविष्य तय कर दिया था। हालांकि उसने गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन असल में उसे बस अपने साथ रखना चाहता था। आखिरकार अब वह खुद एक रैंक 99 लिमिट डॉलवो बन चुका था। अब अगर हर छोटे मोटे काम के लिए उसे खुद हाथ उठाने पड़ते तो दुनिया वाले उसका मजाक ही उड़ाते। हाँ, मैं इस दुनिया का राजा। अभी उस बाघ के मुंह से शब्द पूरे निकले भी नहीं थे कि फूये ने एक जबरदस्त घूंसा सीधे उसकी शक्ल पर दे मारा। मुक्के की ताकत इतनी खौफनाक थी कि उस बाघ का सिर सीधे जमीन में धंस गया। यह नजारा देखकर टाइटन जायंट ऐप और स्काई एज और बुल पाइथन के रोंगटे खड़े हो गए। बाप रे, ये इंसान कहां से टपक पड़ा? इसके शरीर से निकलने वाला यह दबाव तो इंसानियत की सीमा से बाहर का है। फू ये धीरे धीरे नीचे उतरा और उस बाघ के बगल में खड़ा हो गया। उस विशालकाय बाघ का चेहरा एक ही घूंसे में सूजकर गुब्बारा बन चुका था। धड़ाम! फू ये ने ठीक उसी ताकत का दूसरा घूंसा उसके दाहिने गाल पर रसीद कर दिया। ये भयानक कुटाई देखकर टाइटन जायंट ऐप और एज और बुल पाइथन दोनों ने डर के मारे अपनी बड़ी बड़ी आंखें कसकर मुंह ली। उनके दिल अंदर ही अंदर धक धक कर रहे थे। हे भगवान, कहीं इस बाघ को पीटने के बाद यह खतरनाक इंसान हमारी कुटाई ना शुरू कर दे। इंसान तुम! आखिरकार पूरे 5 मिनट की बेरहम पिटाई खाने के बाद वह घमंडी डार्क डेविल गॉड टाइगर अपने मरे हुए बाप को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगा। वह बाघ गिड़गिड़ाते हुए फूये के पैरों में सर पटकने लगा। मालिक, दुहाई है मालिक, मुझसे गलती हो गई, अब और मत मारिए। यह छोटा सा गुलाम अपनी भूल स्वीकार करता है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फू ये को उस पर जरा भी दया नहीं आई। आमतौर पर तो कोई भी मामूली सोल बीस्ट उसकी केवल 2.5 सेकंड की डांट से ही थर थर कांपने लगता था, पर इस बदजात ने पूरे 5 मिनट की पिटाई खाने के बाद मुंह खोला था। जो कुत्ता मालिक का हुक्म समय पर ना माने उसे पालने का मुझे कोई शौक नहीं है। इससे तो बेहतर है कि तुझे यहीं मार डालूं और तेरे जिस्म की वह इविल गॉड पर्ल निकालकर कंचे खेलने के काम में ले लूं। फू ये का दाहिना हाथ हवा में उठा और देखते ही देखते उस पर 9 रंगों में जगमगाता हुआ एक बेहद खूबसूरत और खौफनाक 9 रंगी ड्रैगन क्लॉ उभर आया। जी हां, सोल लैंड 3 के तांग वुलिन की तरह फू ये के शरीर में भी संपूर्ण ड्रैगन गॉड का पवित्र खून दौड़ रहा था। वह जब चाहे अपने शरीर के खून की ताकत को जगाकर पूरे जिस्म पर ड्रैगन स्केल्स आर्मर उगा सकता था, और चूंकि सिस्टम ने इस ताकत को उसके साथ बिल्कुल परफेक्टली मिला दिया था, इसलिए फू ये अपनी इस ड्रैगन फॉर्म को बेहद आसानी से कंट्रोल कर सकता था। जैसे ही फू ये का वह विशाल ड्रैगन क्लॉ प्रकट हुआ, वहां मौजूद हर एक सोल बीस्ट टाइटन, एज और पाइथन और शियाओ वो की रूह कांप उठी। फू ये के शरीर से निकलने वाला प्राचीन ब्लड लाइन प्रेशर इतना भयानक था कि वे अपनी जगह जम से गए थे। नहीं, दया कीजिए मालिक, मुझे मत मारिए। मैं सच में आपके बहुत काम आ सकता हूं। मैं आपके लिए बैल घोड़ा बनने को तैयार हूं, आपके लिए चाय पानी लाऊंगा। यहां तक कि अगर आप मुझे आग के दरिया में कूदने या तलवारों की धार पर चलने को कहेंगे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। डार्क डेविल गॉड टाइगर पूरी तरह दहल चुका था। स्वयं इविल गॉड का खून रखने के बावजूद उसे फू ये के आगे अपनी नस नस में एकदम घोंटने वाली लाचारी और खौफ महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया, यह कोई मामूली इंसान हो ही नहीं सकता। यह जरूर कोई प्राचीन खौफनाक सोल बीस्ट है जिसने इंसानी रूप धारण किया है और इंसानी ताकत की बुलंदियों तक पहुंच चुका है। बेशक फू ये को इस बाघ के दिमाग में चल रही इन बेतुकी बातों का कोई अंदाजा नहीं था। अगर उसे पता भी चलता तो वह बस बेबसी से हंस देता। आखिरकार उसकी यह अजेय ताकत तो सिस्टम के चीट कोड्स की मेहरबानी थी। अगर उसके सिस्टम में मार्शल स्पिरिट्स की सीमा सिर्फ 2 तक तय न होती
और उन्हें बदला जा सकता तो फू ये तो स्टोर में बिकने वाले सारे गॉड लेवल मार्शल स्पिरिट्स खरीद कर अपने शरीर में पिरो लेता। फू ये का तो बस एक ही उसूल था, सुरक्षा और कोई बर्बादी नहीं। दूसरी तरफ वह डार्क डेविल गॉड टाइगर अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी इज्जत और घमंड ताक पर रख चुका था। वह लगातार जमीन पर सर पटक पटक कर फू ये से माफी मांग रहा था। उसके लिए यह इंसान रूपी जीव किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं था, इसलिए उसने अपनी लाइफ एंड डेथ एरिना वाली जादुई तकनीक इस्तेमाल करने की बेवकूफी करने का ख्याल तक दिमाग से निकाल दिया था। अब अगले ठिकाने आई। फू ये ने अपने सामने माथा टेक रहे उस काले बाघ को देखा और उसके लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट तैर गई। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी आंखें अंधी थीं जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। आज से मैं आपका सबसे वफादार गुलाम हूं। आपका जो भी हुक्म हो, बस सिर आंखों पर। हा हा हा। फू ये हंस पड़ा। वह अच्छी तरह जानता था कि यह चालाक बाघ इतनी आसानी से वफादार नहीं बनने वाला, लेकिन उसके पास सिस्टम का स्लेव मार्क था। एक बार यह इसके मुंह में गया तो यह जिंदगी भर के लिए फू ये का सबसे वफादार कुत्ता बन जाएगा। अगर मेरे साथ रहना है तो तुझे अपनी कुछ खास चीजें का कुर्बान करनी पड़ेंगी। क्या तुझे इसमें कोई एतराज है? फू ये तो बड़ा इंसाफ पसंद मालिक था। आखिरकार उसके गिरोह में शामिल होने से पहले नसबंदी तो बनती ही थी। उसने बाघ को अपनी पसंद से फैसला करने का एक निष्पक्ष मौका दे दिया। कोई एतराज नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं, आप जो चाहें। छटाक। बाघ के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि हवा में एक रंग बिरंगी धारदार रोशनी कौंधी और अगले ही पल डार्क डेविल गॉड टाइगर का शाही हरम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसकी टांगों के बीच से खून बहता देख पास खड़े टाइटन जाइंट ऐप और स्काई एज्योर बुल पाइथन ने खौफ के मारे अपनी टांगें कसकर भींच लीं। उनके चेहरों पर इंसानों जैसा भयानक डर साफ झलक रहा था। फू ये को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सीधा सा नियम था, उसके साथ या तो सिर्फ खूबसूरत लड़कियां रहेंगी या फिर नपुंसक। वह इतना ही बेबाक और दबंग था। फू ये ने वह चमकता हुआ सुनहरा स्लेव मार्क और साथ में एक सुपर हीलिंग पिल निकालकर उस बाघ के मुंह में ढकेल दी। गोली पेट में जाते ही बाघ का बहता हुआ खून और जख्म पलक झपकते ही गायब हो गए। लेकिन जाहिर है, जो चीज कटकर अलग हो चुकी थी वह वापस नहीं उगने वाली थी। आखिरकार हीलिंग पिल जख्म भर सकती थी, नया अंग नहीं उगा सकती थी। उसी पल उस खौफनाक और जहरीले बाघ की आंखों का खौफनाकपन गायब हो गया। अब उसकी आंखों में पालतू कुत्ते जैसी मासूमियत और एक साफ सुथरी बेवकूफाना वफादारी झलक रही थी। हालांकि उसकी सोचने की ताकत और खौफनाक फाइटिंग पावर वैसी ही थी, लेकिन अब वह फू ये के हर एक हुक्म का एक 100% वफादार और अंधभक्त गुलाम बन चुका था। मालिक, आपका गुलाम डार्क डेविल गॉड टाइगर आपकी सेवा में हाजिर है। अगले ही पल वह खौफनाक डार्क डेविल गॉड टाइगर सीधा जमीन पर उल्टा होकर फू ये के सामने अपना पेट दिखाकर चापलूसी करने लगा। एक तरफ खड़े टाइटन जाइंट ऐप और स्काई एज्योर बुल पाइथन को यह नजरा देखकर अजीब सी घिन आने लगी। लेकिन जैसे ही उस बाघ ने पेट ऊपर किया, उन दोनों ने देखा कि उसकी वह मुख्य मर्दाना चीज सचमुच पूरी तरह कटकर गायब हो चुकी थी। यह देखते ही जंगल के इन दोनों महाराजाओं ने अनजाने में ही अपनी टांगें कसकर भींच लीं। फू ये ने उस बाघ को मजाक मजाक में दो लातें मारी और फिर अपनी नजरें उन दोनों विशालकाय जीवों पर टिका दी जो अभी भी दबाव के मारे हिल नहीं पा रहे थे। तुम दोनों ही यहां के बॉस होना? जी महान सीनियर, क्या हम जान सकते हैं कि आपके यहां पधारने की क्या वजह है? देखिए, इसे कहते हैं समझदारी और तमीज। स्काई एज्योर बुल पाइथन ने जैसे ही मुंह खोला, उसकी बात करने का तरीका बेहद अदब और इज्जत भरा था। फू ये को उसकी यह बात बहुत पसंद आई। यह बंदा समझदार है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही घूमते घूमते आ गया ताकि स्टार्डो फॉरेस्ट के माहौल और यहाँ के जीवों का हालचाल देख सकूं। फू ये ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दूर एक पेड़ की डाल पर दुबकी बैठी उस बड़ी सफेद खरगोश शियाओ वो की तरफ उंगली से इशारा किया। अभी अभी इस नटखट खरगोश ने मुझ पर पीछे से हमला करने की कोशिश की थी। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे तुम्हारे इस कोर जोन की सैर कराए। इसमें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? हालांकि फू ये का तरीका पूछने वाला था, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसा दबदबा और हुक्म था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शियाओ वो। स्काई एज्योर बुल पाइथन के माथे पर बल पड़ गए। उसने तो शियाओ को अपनी मां के साथ कोर जोन में छिपकर रहने को कहा था, फिर यह पगली बाहर कैसे टपक पड़ी? वह दाशिंग ए बाओ। अपनी लाल मणिक जैसी चमकती आंखों से उन दोनों राजाओं को घूरते देखकर बड़ी खरगोश शियाओ वो ने नजरें चुरा लीं। उसने शर्माते और झिझकते हुए अपने दोनों रोएदार पंजे आपस में रगड़े, मानो अपनी बेवकूफी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। शियाओ वो, तुम इन सीनियर को हमारे निवास स्थान ले जाओ और अच्छे से पूरा इलाका घुमाओ। स्काई एज्योर बुल पाइथन ने बेबसी से आह भरी। सामने खड़ा इंसान इतना भयानक और अजेय था कि उसके आगे 50,000 साल का जहरीला बाघ भी घुटने टेक कर रो रहा था। अच्छी बात बस इतनी थी कि इस महान इंसान का उन पर कोई हमला करने या मारने का इरादा नहीं था, वरना आज पूरे स्टार्डो फॉरेस्ट का विनाश तय था। ठीक है दाशिंग, मुझे माफ कर दो। खरगोश के मुंह से एक बेहद मीठी, सुरीली और छोटी बच्ची जैसी आवाज निकली। फू ये समझ गया कि यह अभी एक छोटी मासूम बच्ची का ही रूप है। इसके बाद फू ये ने अपने शरीर का भयानक दबाव हटा लिया, जिससे तीनों सोल बीस्ट्स वापस आराम से सांस ले सके। दबाव हटते ही वह बड़ी खरगोश शियाओ वो एक ही छलांग में फू ये के ठीक सामने आ खड़ी हुई। ये देखकर टाइटन जाइंट ऐप और एज्योर बुल पाइथन का दिल पल भर के लिए हलक में आ गया, लेकिन शियाओ वो ने कोई हमला नहीं किया। वह बस एक बेहद आज्ञाकारी और सीधी खरगोश की तरफ फू ये के कदमों में बैठ गई। फू ये ने भी जरा भी शर्मो लिहाज नहीं दिखाया और सीधे छलांग लगाकर उस बड़ी सफेद खरगोश शियाओ वो की पीठ पर सवार हो गया। सवार होते ही उसने उसके दोनों लंबे लंबे कान मखमली लगाम की तरह कसकर पकड़ लिए। कान मत पकड़ो, वहां बहुत तेज झुंझुनी होती है।
शियाओवो की सुरीली चीख निकली। शियाओवो की रफ्तार सचमुच बेमिसाल थी। वह टाइटन जाइंट ऐप और सैकाई एजोर बुल पाइथन दोनों से कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीली थी। फू, ये उसके घने मुलायम बालों को कसकर थामे हुए था और घने जंगल के बीचों बीच इस तरह भागना किसी रोलर कोस्टर की सवारी करने से कम नहीं लग रहा था। उधर फूये का नया नया बना वफादार गुलाम डार्क डेविल गॉड टाइगर भी दुम दबाकर शियाओवो के पीछे पीछे दौड़ रहा था। 2.5 मिनट के भीतर ही शियाओवो फूये को लेकर स्टार डॉ फॉरेस्ट के सबसे गुप्त, पवित्र और असली दिल तक पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां ये सभी रहते थे, लाइफ लेक। यहां कदम रखते ही फूये को महसूस हुआ कि आसपास की सोल पावर इतनी घनी और शुद्ध थी मानो हवा में गाढ़ी धुंध घुली हुई हो। झील के नीले पानी से हल्की हल्की भाप उड़ रही थी, जिससे यह पूरा नजारा किसी परियों की फेरी रियलम जैसा नजर आ रहा था। झील के किनारे एक बेहद खूबसूरत और हसीन औरत हाथों में बर्तन लिए पानी भर रही थी। उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी और उसके शरीर से निकलता सोल पावर का दबाव उसकी महान ताकत की गवाही दे रहा था। जब उस औरत ने शियाओ वो को वापस लौटे देखा तो उसके हसीन चेहरे पर हल्की सी सख्ती और फिक्र के भाव आ गए। शियाओ वो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। आगे से तुम कभी बिना बताए बाहर नहीं जाओगी, समझ आई बात? अपनी मां की डांट सुनकर शियाओ वो ने मासूमियत से सिर हिला दिया। लेकिन तभी उसे अचानक याद आया कि उसकी पीठ पर तो एक खौफनाक इंसान भी बैठा हुआ है। ओहो, तो तुम्हारा नाम शियाओ वो है। नाम तो सचमुच बहुत प्यारा है। शियाओ वो की पीठ के पीछे से फू ये की बेफिक्र और रौबदार आवाज गूंजी। इस अनजानी और अजनबी आवाज को सुनते ही गुलाबी लिबास में सजी उस बेहद खूबसूरत औरत शियाओ वो की मां आरू की रीढ़ की हड्डी में सेहरन दौड़ गई। झूम, एक ही पल में उसके पीछे 6 शानदार सोल रिंग्स तैरने लगे। 2 पीले, 2 बैंगनी, 2 काले, रैंक 60 प्लस सोल एम्परर। उसकी आंखें खौफ और घबराहट से फैल गईं। उसने अपनी बेटी शियाओ वो की तरफ देखा। उसकी नजरों में बेइंतहा गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। शियाओ वो, बड़ी खरगोश। शियाओ वो ने अपना सिर झुका लिया और मारे डर के अपनी मां से आंखें मिलाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। लेकिन आरू की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक उसी समय झाड़ियों को चीरता हुआ एक खौफनाक गाढ़ा काला साया उनके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। जब आरू की नजर उस काले साए पर पड़ी तो उसकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गईं। डार्क डेविल गॉड टाइगर, यह जहरीला शैतान यहां तक कैसे पहुंच गया? दामिंग और एयरमिंग कहां चले गए? इससे पहले कि आरू कोई कदम उठा पाती, उसने देखा कि वह खौफनाक डार्क डेविल गॉड टाइगर एक पालतू बिल्ली की तरह जमीन पर करवट लेकर लेटा हुआ था और मुंह बनाकर लाड़ प्यार पाने की भीख मांग रहा था। छटाक! ओह! फू ये को इस जानवर की गिरती हुई इज्जत के स्तर का पूरा अंदाजा हो चुका था। इसकी कोई हया और आत्मसम्मान बचा ही नहीं था। जब भी फू ये के पास आता, जमीन पर उल्टा होकर पेट सहलाने की भीख मांगने लगता। फू ये ने सीधे उसकी काली पीठ पर एक लात रसीद कर दी। वह बाघ भी नाटक करने में उस्ताद था। लात पड़ते ही वह ऐसे दर्दनाक अंदाज में कूं कूं करने लगा मानो उसकी जान ही निकल गई हो। फूये ने उस बेवकूफ बाघ पर ध्यान देना बंद किया और अपनी नजरें लाइफ लेक के किनारे खड़ी उस खूबसूरत महिला पर टिका दी। तो ये शियाओवो की मां है, देखने में तो काफी जवान लग रही है। बेशक आरू को इंसानी रूप में बदले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। अगर इंसानी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उसकी रूप रंगत महज 18 या 19 साल की एक नवयुवती जैसी ही दिखती थी। हालांकि अपनी बेटी शियाओवो के सामने वह हमेशा एक सख्त लेकिन बेहद प्यारी मां का फर्ज निभाती थी। पर जब फू ये किसी के घर मेहमान बनकर आया था तो थोड़ी शिष्टता और तमीज दिखाना तो बनता ही था। नमस्ते मैडम, मैं केवल आपकी इस प्रसिद्ध जगह की खूबसूरती देखने आया था। अगर मेरे आने से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ठीक उसी पल जमीन को हिलाती हुई एक जबरदस्त धमक गूंजी। टाइटन जाइंट ऐप और स्काई एज्योर बुल पाइथन, ये दोनों बदकिस्मत भाई आखिरकार हाँपते कांपते वहां पहुंच ही गए। दोनों भाई मन ही मन सिर पीट रहे थे। इस शियाओ वो पगली का दिमाग तो पूरी तरह खराब हो चुका है। ये सचमुच इस भयानक और खौफनाक इंसान को सीधे हमारे घर ही उठा लाई। अरे बुद्धू, इसे थोड़ा आसपास के जंगल में घुमाकर टहला देती, सीधे घर में कौन घुसा लाता है? शियाओ वो, ये सब क्या नाटक है? शियाओ वो की मां, जिनका नाम आरू था, अपनी बेटी को बेहद गुस्से और डर से घूर रही थी। तुम किसी भी अजनबी इंसान को उठाकर सीधे अपने घर ले आओगी? अरे मां, बात असल में यह है कि शियाओ वो, दामिंग और एयरमिंग तीनों ने मिलकर आरू को पूरी बात समझाई। पूरी कहानी सुनने के बाद आरू का गुस्सा अचानक बेबसी में बदल गया। वह घबराकर सोचने लगी, तुम सब इस भयानक इंसान को सीधे यहां ले आए? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि यह हम सबको मारकर हमारे सोल रिंग्स और सोल बोन्स छीन लेगा? फू ये ने उनकी घबराहट देख ली और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, बेफिक्र रहिए आरू मैडम, मैं सिर्फ यह देखने के लिए उत्सुक था कि इस स्टार ऑफ फॉरेस्ट का यह सबसे गुप्त इलाका दिखता कैसा है। जहां तक आपके सोल रिंग्स और सोल बोन्स का सवाल है, सच कहूं तो मुझे उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। फू ये अच्छी तरह जानता था कि शियाओ वो की मां आरू के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। आखिरकार इस दुनिया का हर इंसान 1 लाख साल पुराने सोल रिंग्स और सोल बोन्स पाने के लिए मरता है, लेकिन फू ये के लिए इन चीजों की कोई कीमत नहीं थी। अगर उसे सोल बोन्स का इतना ही शौक होता तो सिस्टम स्टोर में मुफ्त में मिलने वाले 1 मिलियन ईयर्स पुराने ड्रैगन गॉड सेट को वह कब का अपने शरीर में समा चुका होता। लेकिन यहां अपना रौब और खौफ कायम करना बेहद जरूरी था, वरना यह विशालकाय बंदर और लंबा अजगर उसे हल्का समझ बैठते। ये सोचते ही फू ये ने सबसे पहले अपने आसपास एक बेहद मजबूत और अटूट बैरियर कायम किया। फिर उन सबकी हैरत अंगेज नजरों के सामने उसने अपना ड्रैगन गॉड मार्शल स्पिरिट और 9 की 9 लाख साल पुरानी खौफनाक सोल रिंग्स बाहर निकाल दी। धड़ाम! उन 9 अलौकिक और दिव्य रिंग्स से निकलने वाली ताकत इतनी खौफनाक थी कि पूरी दुनिया झुक गई। वहां मौजूद चारों जीव,
आरू, शियाओवो, टाइटन, एज और पाइथन दबाव के मारे अपना सिर तक ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। हालांकि फू ये ने यह भयानक दबाव महज 1 सेकंड के लिए ही रखा था, लेकिन उन बेचारों के लिए वह 1 सेकंड किसी सदियों लंबे भयानक दुःस्वप्न जैसा लगा। जैसे ही फू ये ने अपना मार्शल स्पिरिट और रिंग्स वापस समेटे, शियाओवो की मां आरू खौफ और थकावट के मारे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। वहीं तीनों सोल बीस्ट्स थर थर कांपते हुए जमीन पर माथा टेके पड़े रहे। उफ, मेरा दिल तो बहते पानी की तरह साफ और दयालु है। मुझसे खूबसूरत और हसीन औरतों को दर्द में देखना बर्दाश्त नहीं होता। फू ये ने मन ही मन सोचा। आरू की आंखों में मौत का बेइंतहा खौफ भरा हुआ था। न सिर्फ वह, बल्कि शियाओ, वो और वह नपुंसक बाघ डार्क डेविल गॉड टाइगर भी डर के मारे पैर में दम न होने के कारण खड़े नहीं हो पा रहे थे। वह डार्क डेविल गॉड टाइगर तो मन ही मन फू ये का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने वक्त रहते सरेंडर कर दिया था। भगवान का शुक्र है कि मैंने इस राक्षस पर लाइफ एंड डेथ एरिना इस्तेमाल नहीं की, वरना मेरी तो बोटी बोटी का कबामा बन जाता। फू ये धीरे धीरे आरू के करीब पहुंचा। आरू अपने कांपते हाथों के सहारे जमीन पर बैठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फू ये को अपने करीब आते देख उसकी आंखों का खौफ 10 गुना बढ़ गया। उधर दामिंग, एयरमिंग और शियाओ वो का कलेजा मुंह को आ गया। वे बुरी तरह घबरा गए कि कहीं यह राक्षस आरू को मार न डाले, लेकिन सच हमेशा उम्मीद से परे और चौंकाने वाला होता है। फू ये ने आगे बढ़कर आरू को सहलाया और एक ही झटके में उसे बेहद नजाकत से अपनी बाहों में उठा लिया, पूरी गोद में भरकर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं यहां सिर्फ सैर करने आया हूं। मुझे तुम्हारी सोल रिंग्स या सोल बोन्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर फूये ने अपने दिल में मुस्कुराते हुए जोड़ा, मुझे तो बस थोड़ा सा श्रीमती जी का सुख और मजा चखना है। सामने बनी लकड़ी की एक खूबसूरत कुटिया की तरफ देखते हुए फूये ने आरू के कानों में फुसफुसाया, वह सामने वाली कुटिया तुम्हारा ही घर है ना। उस वक्त आरू का पूरा वजूद कांप उठा और उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। वह तो अभी तक पूरी तरह से मैच्योर इंसानी रूप भी हासिल नहीं कर पाई थी, और इस भयानक इंसान ने उसे सीधे अपनी बाहों में उठा लिया था। एक एक लाख साल पुरानी सोल बीस्ट होने के नाते आरू हैरान थी कि यह खौफनाक इंसान उसे मार नहीं रहा था। इस समय वह डर के मारे गहरी सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे खौफ था कि कहीं उसकी किसी छोटी सी गलती से यह इंसान भड़क न जाए और शियाओ वो तथा बाकी सभी को मार न डाले। फू ये ने उसकी घबराहट महसूस की और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इंसानी रूप में बदली इस खरगोश को देखना काफी दिलचस्प है। मुझे याद आया, मैं ब्लू इंपीरियल ग्रास प्रजाति की एक और इंसानी रूप धारण करने वाली लड़की को भी जानता हूं। क्या तुम उसे पहचानती हो? फू ये की ये बात सुनते ही आरू का दिमाग सुन्न पड़ गया। ब्लू इंपीरियल ग्रास, येन, क्या उसने भी इंसानी रूप धारण कर लिया है? ये कब की बात है? क्या आप उसी अयन की बात कर रहे हैं? आरू की आवाज में हैरानी का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके इस रिएक्शन को देखकर फू ये ने मन ही मन सोचा, जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, ये दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ वही। फू ये ने लकड़ी की कुटिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, जब मैं ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट के पास अपने जख्मों का इलाज कर रहा था तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन वह तुम्हारी तरह आधी अधूरी नहीं बल्कि इंसानी रूप के पूरी तरह परिपक्व दौर में कदम रख चुकी है। यह सुनकर आरू की हैरत का कोई ठिकाना न रहा। मैच्योर फेज, इसका मतलब अयन ने मुझसे भी बहुत पहले इंसानी रूप ले लिया था। चर फू ये ने लकड़ी का सादा सा दरवाजा अंदर धक्का देकर खोला। कुटिया के अंदर लकड़ी के बेहद साधारण मगर सलीके से सजे हुए फर्नीचर और एक बिल्कुल साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। कमरे के एक कोने में सुनहरी घास का एक बड़ा सा आरामदायक घोंसला बना हुआ था, जिसमें सफेद सफेद रेशमी बाल बिखरे पड़े थे। साफ जाहिर था कि यह नटखट बड़ी खरगोश शियाओ वो के सोने का अपना खास बिस्तर था। भले ही यह घर काफी सादा था, लेकिन बेइंतहा साफ सुथरा और सुकून भरा था। फू ये ने आरू को बहुत ही नजाकत से बिस्तर पर लिटा दिया। उसे लगा कि आरू के दिल में अभी भी ढेरों सवाल उमड़ रहे हैं, इसलिए वह पास ही पड़े एक छोटे से लकड़ी के स्टूल पर बड़े आराम से बैठ गया। अयन, अयन इस वक्त कहां है? वह कैसी है? आरू की आवाज में अपनी पुरानी सहेली के लिए चिंता साफ छलक रही थी। जब मैं ठीक होकर वहां से निकलने लगा तो उसने कहा कि वह मेरे साथ इंसानी दुनिया देखना चाहती है। इस वक्त वह मेरे आलिशान होटल में बेहद आराम और पूरी हिफाजत से रह रही है। फू ये ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। सुरक्षा की तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आयन पूरी तरह सुरक्षित और मजे में है। फू ये ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जरा सी नटखट शरारत के साथ जोड़ दिया, बस रात के वक्त आधी रात बीत जाने के बाद उसके मुंह से जो मीठी मीठी चीखें और आहें निकलती हैं, उनकी बात थोड़ी अलग है। जब आरू ने सुना कि अय्यन पहले ही मैच्योर फेज में पहुंचकर इंसानी दुनिया की सैर कर रही है, तो उसके दिल में भी इंसानी दुनिया देखने की हल्की सी तड़प जागी। लेकिन फिर उसने अपनी छोटी बेटी शियाओवो के बारे में सोचा और मन ही मन इंसानी दुनिया में जाने का इरादा टाल दिया। कम से कम जब तक वह खुद परिपक्व न हो जाए तब तक तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आप आखिरकार कौन हैं? आपके पास इतने सारे 1 लाख साल पुराने खौफनाक सोल रिंग्स कहां से आए? और आप हमारे इस गुप्त इलाके में क्या करने आए हैं? आरू जानती थी कि सामने खड़ा यह आदमी बेहद खतरनाक और रहस्यमयी है, फिर भी एक मां होने के नाते उसे सच्चाई जानना बेहद जरूरी था। फूये को उसकी बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। आखिरकार जब कोई इतना ताकतवर इंसान अचानक किसी के घर में बिन बुलाए घुसा चला आए, तो सामने वाले का डरना और सतर्क होना बिल्कुल स्वाभाविक था। उसने शांत लहजे में कहा, मैडम, किसी अजनबी से उसका नाम पूछने से पहले खुद का परिचय दिया जाता है। किसी मेहमान को इज्जत देने का इंसानी दुनिया में यही पहला नियम है। आरू इंसानी तौर तरीके और शिष्टाचार थोड़ा बहुत जानती थी। फू ये की बात सुनते ही उसे एहसास हुआ कि खौफ के माहौल में उससे वाकई में बेअदबी हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मेरा नाम आरू है। जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, मैं 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट हूं जिसने इंसानी रूप लिया है। फू ये ने उसे गौर से देखा। आरू नाम उस पर बहुत जंच रहा था।
सच कहें तो इस वक्त शियाओ वो की मां दिखने में बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वह एनीमे में बड़े होने के बाद दिखती थी। बस थोड़ा फर्क ये था कि उसके बाल एकदम गाढ़े काले ना होकर हल्के भूरे रंग के थे, और उसका मिजाज शियाओ वो की तरह चुलबुला या नटखट ना होकर बेहद गंभीर, शांत और परिपक्व था। मेरा नाम फू ये है। फू ये ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं तो बस एक मामूली सा इंसानी सोल मास्टर हूं जिसके पास थोड़ी बहुत ताकत है। यह सुनते ही आरू का दिमाग घूम गया। मामूली सा सोल मास्टर, थोड़ा बहुत ताकतवर। वह इस बकवास पर 1% भी यकीन नहीं करने वाली थी। उसने अभी अभी उस इंसान का वो भयानक और दिव्य दबाव महसूस किया था जिसने दामिंग और एयरमिंग जैसे खौफनाक राजाओं को जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। फू ये को भी लगा कि उसका यह परिचय थोड़ा ज्यादा ही सादा हो गया था। उसने थोड़ा सा सुधार करते हुए शातिर मुस्कान के साथ कहा, अरे हाँ, शायद मेरा परिचय थोड़ा अधूरा रह गया। सच यह है कि मेरी रगों में इंसानों के साथ साथ एक महान सोल बीस्ट ड्रैगन गॉड का पवित्र खून भी दौड़ता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो मैं एक हाफ बीस्ट हाफ ह्यूमन हूं,